हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हूं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े व्यक्ति जो है भगत सिंह थे। ऑप्शन याद रखिएगा, भगत सिंह। एग्जाम में इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाता है और ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी पूछे गए प्रश्न हैं। अगला जो प्रश्न है, वह स्थान जहाँ भूकंप पैदा होता है उसे फोकस कहते हैं। जिस स्थान पे भूकंप पैदा होता है उसे फोकस कहा जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, परिमेय संख्या की योगात्मक पहचान क्या है? तो परिमेय संख्या की जो योगात्मक पहचान होती है वो शून्य होती है। इसे याद रखेंगे, शून्य होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, यदि आपतन कोण 50 डिग्री है तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच के कोण की गणना करना है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच की कोण, अगर मान लेते हैं कि एक ये क्या है, अपारदर्शी माध्यम है और प्रकाश की किरण इधर आती है और इधर लौट जाती है और बीच में क्या होता है, एक अभिलंब होता है, बीच में अभिलंब होता है। तो जो आपतित कोण है ये 50 डिग्री है। तो क्या होता है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होता है, यानी कि इधर का भी जो कोण होगा वो 50 होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि आपतित किरण यानी कि ये किरण जो आ रही है और इधर लौट जा रही है, तो इसके बीच के बने कोण का मान कितना होगा? तो हो जाएगा 50 और 50 कितना हो जाएगा? 100। ऑप्शन जो है चौथा राइट आंसर कर लेंगे, 100। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी? कौन सी स्टील से बनी थी? तो याद रखेंगे, वुडज स्टील से बनी थी। वुडज स्टील की बनी थी टीपू सुल्तान की जो तलवार थी, और उनका हैंडल जो था वह तांबे का बना था जिस पर सोने की परत चढ़ी थी। हैंडल जो है तांबे की बनी थी जिस पर सोने की परत चढ़ी थी, और जो तलवार था वो वुडज स्टील का बना था। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस संसाधन का वाणिज्यिक मूल्य है? यानी वाणिज्यिक मूल्य किसका है इसमें से बताना है। जैसे स्वच्छ वातावरण है तो इसका तो मूल्य नहीं होता है, मनोरम दृश्य का भी मूल्य नहीं होता है, यहाँ सुहावना मौसम है इसका भी मूल्य नहीं होता है, लेकिन ये जो सूती वस्त्र है इसका क्या होता है, मूल्य होता है। याद रखेंगे, सूती वस्त्र। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि घर्षण कम होता है। ऑप्शन जो है चौथा राइट आंसर कर लेंगे, वहाँ पे घर्षण कम होता है जिससे फिसलन की संभावना बनी रहती है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ संसाधनों के नाम और उनके प्रकार दिए गए हैं, विकल्पों को देखिए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे जो विकल्प सही नहीं है उसे ढूंढना है। तो थोड़ा सा छोटा हम कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन, जल अनवीकरणीय संसाधन और सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन। तो यहाँ पे देखिए कोयला तो अनवीकरणीय है, ये भी सही है। यहाँ पे पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय संसाधन होता है, सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन होता है, जबकि जल जो होता है ना, ये भी नवीकरणीय है, जो कि यहाँ पे अनवीकरणीय संसाधन लिखा गया है। इसलिए हमें क्या गलत को ढूंढना था, इसलिए गलत को ही सही करेंगे, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का महत्वपूर्ण घटक है? तो मृदा निर्माण का महत्वपूर्ण घटक जो होता है, जनक सेल, वनस्पति जात या जलवायु, यानी कि ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे, सभी राइट आंसर हो जाएंगे मृदा निर्माण का घटक। अगला जो प्रश्न है कि वे जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं कहलाते हैं, यानी जो बच्चे पैदा करते हैं उसे बच्चा जनन वाले कहलाते हैं, बच्चा जनने वाले कहलाते हैं। ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ये मैथ से क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार कैरम बोर्ड का परिमाप 320 है तो उसकी भुजा की माप ज्ञात करना है। तो जब भी अगर वर्ग का परिमाप दिया गया हो और उसका भुजा जानना हो तो परिमाप के बट्टा 4 कर देते हैं, यानी परिमाप कितना है 320 और उसके बट्टा में 4, और इसे डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 चौके 32 और 0 का 0, यानी कितना हो गया 80, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 80। अगले प्रश्न की ओर, महात्मा गांधी चंपारण यात्रा क्यों गए थे? यानी महात्मा गांधी जी चंपारण यात्रा गए थे कि चंपारण में नील बागान मालिकों की दुर्दशा देखने के लिए। चंपारण में नील बागान मालिकों की दुर्दशा को देखने के लिए गए थे। ऑप्शन एक राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है कि पाई चार्ट में हम आंकड़ों को किस में बदल देते हैं? यानी पाई चार्ट में जो आंकड़ा होता है उसको हम किस में बदल देते हैं? पाई चार्ट यानी वृत्त को कहते हैं, और इसको आंकड़े जो होते हैं उसको हम लोग कोण में बदल देते हैं।
कोण में, इसको कोण में बदल दिया जाता है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है 104 नंबर कि किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई लड़ी गई थी। तो पूर्ण स्वराज की लड़ाई जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लड़ी गई थी। पूर्ण स्वराज की लड़ाई जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लड़ी गई थी। इसे याद रखेंगे। ऑप्शन जो है चौथा राइट आंसर कर लेंगे। ये एग्जाम में सभी जितने भी प्रश्न हैं सब पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा अंत तक। नेक्स्ट जो प्रश्न है, किसी चतुर्भुज की रचना के लिए कितनी विशेषताएं यानी अंगों की आवश्यकता होती है। यानी चतुर्भुज के निर्माण की रचना के लिए कम से कम 5 की आवश्यकता होती है, 5 विशेषताओं की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम हो तो चतुर्भुज की रचना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम 4 भुजा होनी चाहिए और एक कोण, तो 5 हो गया। और नहीं तो कम से कम कितना, 3 भुजा और एक विकर्ण होना चाहिए, तब हम इसे बना सकते हैं। अगला जो है 3 भुजा, एक विकर्ण और एक कोण भी होना चाहिए, 5 कम से कम चाहिए। अगला जो है प्रश्न, निम्न में से किस रासायनिक विधि का उपयोग पानी को शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। यानी पानी को शुद्धिकरण के लिए क्लोरीनेशन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीनेशन जो है यानी क्लोरीन जो होता है, जल में क्लोरीन मिलाने से बैक्टीरिया और वायरस जैसे हानिकारक जो सूक्ष्म जीव होते हैं को मारकर पानी को क्या किया जाता है, कीटाणु रहित बनाया जाता है क्लोरीनेशन के द्वारा, यानी क्लोरीन का इस्तेमाल करके, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है। विलय की नीति जो है किसकी देन है, तो याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी की देन है। लॉर्ड डलहौजी की देन है विलय की नीति। अगला जो प्रश्न है, 9 मई 1857 को कितने सिपाहियों को सेवा से बर्खास्त किया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई थी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 85। 85 सिपाहियों को सजा दी गई थी 10 साल के लिए और उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, लाहौर गेट सुधार योजना शुरू की गई थी। लाहौर गेट योजना शुरू कब की गई थी, ये 1888 में शुरू की गई थी। और किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो याद रखेंगे रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा। रॉबर्ट क्लार्क के द्वारा लाहौर गेट सुधार योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये गणित से है कि 2y बराबर 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि जो 2y है और इस y को माइनस है तो इधर लेकर आ जाएंगे तो प्लस y हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 26/3, और इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा 5/3। देखिए 2y और y कितना हो गया, तो 3y हो गया, और बराबर में देखिए 3 और 3 का एलसीएम तो 3 ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे 26 और माइनस में 5 तो कितना हो जाएगा, 3y के बराबर हो जाएगा कि 26 में से 5 गया तो 21, और बट्टा में कितना है 3। अब देखिए क्या करना है कि 3 से 21 काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 7 बार में, और बट्टा में कितना है 3, यानी y के बराबर कितना हो जाएगा 7/3। और देखिए तो 7/3 कहाँ पर दिया गया है, तो 7/3 जो है ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 7/3। आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार सभी लोग। अगला जो प्रश्न है, ये किसने कहा शिक्षा का अर्थ बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण विकास करना है। यानी किसके द्वारा कहा गया था कि शिक्षा का अर्थ है बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण विकास करना है। तो यह जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था यह कथन। अगला जो प्रश्न है, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दी थी। यानी अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दी थी, तो यह शाहजहां के द्वारा दिया गया था। शाहजहां के द्वारा यह अधिकार दिया गया था, इजाजत दिया गया था कि आप लोग सीमित जगह पे ही व्यापार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, गणित का एक प्रश्न है कि 49p का स्क्वायर माइनस 36 का गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 49 का 7 होता है और p का p कर देंगे और इसको स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर, यानी किसके रूप में आ गया। तो देखिए a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का फार्मूला आप लोग को मालूम होगा क्या होता है कि a प्लस b और a माइनस b होता है, ये तो आप लोग को मालूम होगा। देखिए
अगर इसी आधार पर अगर बनाते हैं तो पहले होगा 7p और प्लस में 6 और दूसरा हो जाएगा 7p और माइनस में 6। कहाँ पे दिया गया है देख लीजिए, पहले वाला ही ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे तीसरा नंबर देख लीजिए, 7p प्लस 6 और 7p माइनस 6 किसमें है, तो ये है यहाँ पे दिया गया है। पहले माइनस दिया बाद में प्लस दिया है, ये इधर उधर हो सकता है। अगला जो प्रश्न है कि एक चतुर्भुजाकार खेत जिसकी लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है का क्षेत्रफल 2450 वर्ग मीटर है, तो इसकी लंबाई मीटर में क्या होगी। तो अगर क्षेत्रफल दिया गया है और इसकी लंबाई और चौड़ाई भी दिया गया है, यानी कि अगर चौड़ाई अगर ए दिया गया है तो इसका लंबाई कितना होगा, दुगुना दिया है तो 2b हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो कितना होना चाहिए, क्षेत्रफल क्या होता है चतुर्भुज का, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई कितना है 2450 दिया गया है। और देखिए ए को 2a में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 की 2 बराबर में कितना 2450। अब देखिए 2 से 2450 कितना बार में कटेगा, 1225 में कटेगा। और ए स्क्वायर बराबर 1225, यानी अगर ए बराबर कर लें तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 1225। तो 1225 का वर्गमूल कितना होता है, तो होता है 35, और 35 के इधर है तो 1 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे 2 माइनस 0.3 का क्या घन ज्ञात करना है। अगर 2 में से अगर घटा लेते हैं 0.3 तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 1.7 और इसका हमें क्या करना है, घन ज्ञात करना है। तो देखिए अगर दशमलव हटा दें तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 17 को 17 से गुना करेंगे, 17 को 17 से गुना करेंगे, फिर 17 से गुना करेंगे, यानी देखिए 17 17 तो कितना होता है 289 होता है, और फिर इसमें 17 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 49 13। और देखिए सभी में दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे दशमलव, कितने अंक पे है तो 3 अंक, तो इधर से गिनते हुए 3 अंक पे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 4.913। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% छात्र विज्ञान में अच्छे हैं, कितने छात्र विज्ञान में अच्छे नहीं है, कितने छात्र विज्ञान में अच्छे नहीं ये बताना है। तो देखिए 100 छात्र मतलब प्रतिशत में अगर दिया गया है तो 100% पूरा होता है, उसमें से जो है 40 लोग क्या है कि विज्ञान को पसंद करते हैं यानी विज्ञान में अच्छे हैं, तो कितने लोग नहीं है यानी कि 60 लोग नहीं है, हमें नहीं का ही बताना है। और टोटल कितना है तो 50 छात्र हैं गुना में कितना 60, इसको 100 से बट्टा में रख लेंगे प्रतिशत का, तो 1 जीरो से इधर 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से यहाँ कट जाएगा, और 5 6 कितना होता है 30 30 होता है। और 30 कहाँ है, तो ये हमारा बी नंबर ऑप्शन यानी दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला जो प्रश्न है बेलनाकार आकृति का उदाहरण है, तो बेलनाकार उदाहरण कौन सा है आकृति का, यहाँ पे पाइप है, गैस सिलेंडर या कोल्ड ड्रिंक्स, यानी कि उपरोक्त सभी कर लेंगे। ऑप्शन जो है डी राइट आंसर कर लेंगे, उपरोक्त सभी। अगला जो प्रश्न है कि एक बेलनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 सेमी स्क्वायर है तथा उसकी त्रिज्या 7 सेमी है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है तो होता है 2 पाई आर एच, और प्लस में होता है 2 पाई आर का स्क्वायर। अब इसको हम अगर बनाते हैं तो देखिए इसको अगर निकाल लेते हैं 2 पाई आर इंटू में होता है आर प्लस एच बराबर कितना 968। अब यहाँ पे देखिए 2 का 2 पाई का मान 22/7 गुना में आर 7 है, और यहाँ पे 7 प्लस एच लिख लेंगे नहीं मालूम है तो, और यहाँ पे 968। अब देखिए इसको अगर काट दें तो 7 से 7 तो गया, अब क्या होगा कि 7 आप प्लस एच के बराबर हो जाएगा 968 और सबके बटा ये 22 दूनी 2 गुने 22। अब देखिए इसको अगर हम काट दे 2 से तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा, और 22 से 84 22 बार में ही कटता है, ये भी याद रखिएगा। 22 का वर्ग 484 होता है। अब आगे क्या करना है कि यहाँ पे देखिए 7 प्लस एच यानी एच के बराबर हो जाएगा 22 और माइनस में कितना 7, यानी कि एच के बराबर कितना 15 हो जाएगा। और 15 किस में दिया, ऑप्शन 1 में दिया गया है। इसको वीडियो को रोककर बढ़िया से समझिएगा, थोड़ी देर दोबारा चलाकर अच्छा समझ में आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल 2401 मीटर स्क्वायर है, तो प्लॉट की भुजा क्या है।
तो प्लॉट की भुजा जानने के लिए क्षेत्रफल का अंडर रूट कर दिया जाता है, यानी कि यहाँ पे 24 यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा 2401, तो होता है कितना का होता है, तो ये याद रखिएगा 49 का होता है। और ये कहाँ पे है, यहाँ पे दिया गया है। वर्गमूल निकाल देंगे 2401 का, तो 49 आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में। अगला यहाँ पे देखिए -3 का m+1 पावर दिया गया है और गुना में है -3 का पावर 5 और यहाँ पे इक्वल टू है -3 का पावर 7, यानी कि सबका अगर आधार अगर सेम हो तो हमें पावर को ही ले लिया जाता है m+1 और गुना का प्लस होता है 5 और बराबर में कितना 7। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा m+6 हो जाएगा, 1 और 5 6 और बराबर में कितना 7, यानी m के बराबर हो जाएगा 7। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 7 1 6, तो कितना हो जाएगा 1। तो m बराबर 1 कहाँ पे है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है तीसरा। अगला जो प्रश्न है कि यदि x और y समानुपाती है तो इनमें से कौन सा सही है। तो जब x और y समानुपाती हो तो यहाँ पे यही चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा कि x बाई वाई स्थिरांक होना चाहिए, x बटा y स्थिरांक होना चाहिए। अगला जो प्रश्न है कि एक मानचित्र का पैमाना 1:300 दिया गया है, तो दो शहर मानचित्र पर 4 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उनके बीच वास्तविक दूरी कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे इसको अनुपात में बना सकते हैं, 1:300 अगर 300 दिया गया है और समानुपात में 4 है और यहाँ पे क्या होगा, एक समान लेते हैं कि कितना होगा। तो देखिए इन दोनों को गुना करके इससे भाग कर देते हैं, यानी कि 300 और गुना में 4 कितना हो जाएगा 1200। एक का तो मान रहता नहीं है, इसलिए 1200 कहाँ पे है, तो ऑप्शन जो है तीसरा दिया गया है राइट आंसर, ऑप्शन तीसरा राइट आंसर कर लेंगे। दिए गए पदों में सार्वगुणनखंड क्या होगा। इसमें से सार्वगुणनखंड ढूंढना है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो किसी में मैच कर रहा हो। तो अगर जब कोई भी अगर ना मैच करे तो एक समझ लेते हैं, एक तो मैच कर ही रहा है, सब में तो गुणांक एक ही होता है, इसलिए एक राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे जो संख्या दी गई है 8,65,000 किसके बराबर है। तो देखिए यहाँ पे 8 और एक दशमलव देंगे 6 5 और गुना में 10 का पावर कितना देते हैं, यानी कि जहाँ पे भी दशमलव लगाते हैं यहाँ पे लगाएं तो उसके बाद 1 2 3 4 5 गिनती कर लेते हैं, उसको पावर में रख देते हैं और ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन जो है एक में ही दिया गया है, राइट आंसर एक, ऑप्शन एक ही सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है -1 और -1 0,0 और 3,3 को मिलने पर प्राप्त होगा। तो ये तीनों को अगर मिलाया जाए अगर ग्राफ पेपर पे, तो हो जाएगा एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है, एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती हुई इस तरह से निकलेगी। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि कैलिको शब्द किससे निकला है, यानी कैलिको जो शब्द है ये किससे निकला है, तो ये जो है कालीकट से निकला है, कालीकट से निकला है कैलिको शब्द। अगला जो प्रश्न है, यदि 504 प्लस पी एक घन संख्या है जिसका घनमूल पी है, तो पी का मान ज्ञात करें। यानी 504 प्लस पी क्या है, एक घन संख्या है और जिसका घनमूल भी क्या है पी है। तो दोस्तों ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से देखिए 504 यानी 6 का तो घन कितना होता है 216 होता है, तो 504 अधिक ही दिया। 4 का कितना होता है 64, ये तो अधिक ही है। यहाँ पे 2 का 8 होता है, यानी कि राइट आंसर हमारा 8 हो जाएगा। और कैसे, यानी कि 504 में अगर 8 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 512, जो कि किसका घन होता है, तो 8 का होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है चौथा राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, वे महिलाएं और पुरुष जो लौह अयस्क का भार सिर पर रख कर ढोते थे कहलाते थे। यानी वे महिलाएं जो लौह अयस्क को सिर पर रख के ढोते थे उसको कहते हैं अगारिया। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, अगारिया कहा जाता था। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, अंग्रेजों का विश्वास था कि सर्वेक्षण जरूरी होते हैं। तो सर्वेक्षण किस लिए जरूरी होते हैं, यानी अच्छी तरह शासन करने के लिए, अच्छी तरह शासन करने के लिए सर्वेक्षण जरूरी होते हैं। अगला जो प्रश्न है, यदि संख्या 3x74 9 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। यानी 9 से विभाज्य की जो विभाज्यता नियम होती है वो होती है कि सभी संख्याओं को जोड़ने पर अगर 9 से विभाज्य हो जाए तो पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होती है। तो यहाँ पे देखिए कि 3 प्लस x प्लस 7 प्लस 4, यानी 4 7 11 11 और 4 11 और 3
14 और 14 में अगर 4 जोड़ेंगे तो वो 18 हो जाएगा, जो कि 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो x का मान कितना रख देंगे? 4। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है? यानी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की निकटता और जल की उपलब्धता अगर हो तो उद्योग जो है दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करता है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा की अध्यक्षता जो है यह स्पीकर करता है, जिसे लोकसभा अध्यक्ष भी कहा जाता है। स्पीकर, इंग्लिश में स्पीकर कहा जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है? तो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है धर्मनिरपेक्ष बनाता है। इनमें से कौन सा देश कॉफी का अग्रणी उत्पादक है? तो कॉफी का अग्रणी उत्पादक जो है वो ब्राजील है। ब्राजील जो है कॉफी का अग्रणी उत्पादक देश है। अगला जो संख्या है, जनसंख्या पिरामिड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कथन कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे, जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड से हमें विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के आय के स्तर व स्वास्थ्य दशाओं का बोध होता है। तो ये जो है ये सही नहीं है हमारा दूसरा। इससे जनसंख्या पिरामिड से कैसे पता चलेगा कि लोगों के अलग अलग आय का पता नहीं चल पाता है। यहाँ पे कम जन्म दर वाले देशों में जनसंख्या पिरामिड का आधार संकरा होता है, ये तो सही है। या जनसंख्या पिरामिड का चौड़ा आधार उच्च जन्म दर को दर्शाता है, ये सभी सही है। लेकिन ये जो दूसरा जो दिया है कि जनसंख्या पिरामिड से यह विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की आय का स्तर और स्वास्थ्य की दशा का बोध होता है, ये नहीं पता चलता है। अगला जो प्रश्न है, FIR कौन दर्ज करता है? तो FIR जो है पुलिस दर्ज करता है, पुलिस। ऑप्शन जो है एक राइट आंसर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, विरल बसे हुए क्षेत्रों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है जो विरल बसे हुए क्षेत्रों के संबंध में बताता है? तो ये जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है कि जिन प्रदेशों में अत्यधिक ठंड होती है वहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है, या जहाँ अत्यधिक ठंड होता है वहाँ विरल मतलब कम लोग पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न ऑप्शन है कि पर्वतीय क्षेत्र विरल बसे हुए हैं, यानी पर्वतीय क्षेत्र पर भी कम लोग रहते हैं। यहाँ पे तीसरा जो है कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा होती है इसलिए वहाँ जनसंख्या कम है, ये भी सही है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो चौथा हो जाएगा, यानी उपरोक्त कथन सही है, इसमें गलत कोई नहीं है। यानी कि इसमें से सत्य ही बताना, यानी सभी सत्य हैं। हमारे देश में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? तो हमारे देश में सर्वोच्च जो कानून बनाती है वो संसद के द्वारा बनाई जाती है, संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत में किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून पास किया गया था? तो घरेलू हिंसा कानून जो है 2005 में पास किया गया था। ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर कर लेंगे, 2005 में। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 गारंटी देता है, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 21 होता है वो किसकी गारंटी देता है? तो है जीवन जीने का अधिकार की गारंटी देता है, जीवन जीने का अधिकार। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करना है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, यानी मिलान करना है। यहाँ पे राज्य दिया गया है, परमाणु ऊर्जा केंद्र दिया गया है। तो देखिए महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में क्या है? तो तारापुर है, यहाँ पे ए लिख देंगे। उत्तर प्रदेश में क्या है? तो नरोरा है, यानी बी लिख देंगे। और यहाँ पे कर्नाटक में क्या है? तो कर्नाटक में क्या आएगा? सी। और तमिलनाडु यानी कि डी। तो इस तरह का किस में दिया गया है? तो ऑप्शन जो है पहले वाले में ही दिया गया है। याद रखेंगे तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। और उत्तर प्रदेश में नरोरा। दो याद रखेंगे तब भी बन जाएगा ये सवाल। अगला जो प्रश्न है, संविधान के उद्देश्यों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो संविधान के उद्देश्यों का वर्णन जो है प्रस्तावना में किया गया है, याद रखेंगे प्रस्तावना में। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो सुनहरा रेशा पटसन को कहा जाता है, पटसन को। ऑप्शन एक सुनहरा रेशा, पटसन या जूट। अगला जो प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी कहाँ हुई थी? तो विश्व की सबसे बड़ी गैस त्रासदी जो है वो भोपाल में हुई थी, मध्य प्रदेश। 1984 में हुई थी, 1984 में। और किस गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। और कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था।
जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई थी। अगला जो प्रश्न है, कौन सी संस्था गांव और शहरों में शौचालय सुविधा उपलब्ध कराती है? तो शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने वाली जो संस्था है वो सुलभ शौचालय है, सुलभ, याद रखेंगे सुलभ। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूमि संरक्षण का एक उपयुक्त तरीका नहीं है? तो वनोन्मूलन है। वनों की कटाई करने से भूमि संरक्षण नहीं होती, जबकि भूमि का अपरदन होता है और कटाव होता है। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा खनिज अलौह धात्विक है? तो अलौह धात्विक जो है तांबा होता है, इसमें लौह की मात्रा नहीं होती है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किन उद्योगों का स्वामित्व व संचालन कच्चे माल के उत्पादक या पूर्तिकारों द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा इसका राइट आंसर सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग का जो संचालन है माल के उत्पादक एवं पूर्तिकारों द्वारा किया जाता है। यानी यहाँ पे सहकारी उद्योग में जैसे डेयरी मिल्क आता है, जिसमें मालिक सभी लोग होते हैं। अगला जो प्रश्न है, लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य किस राज्य से हैं? तो लोकसभा में सबसे अधिक सदस्य जो हैं वह उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से कितने? 80 सदस्य निर्वाचित होते हैं लोकसभा के लिए। और बिहार में कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 40। बिहार में 40 लोकसभा यानी संसदीय क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश में 80 यानी कि डबल। अगला जो प्रश्न है, उस क्षेत्र का नाम बताइए जो जीवन का समर्थन करता है जहां जीवित जीव मौजूद होते हैं। यानी कि जहां जीवित जीव मौजूद होते हैं उसे जीवमंडल कहा जाता है, उसे जीवमंडल कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि बंद कमरे में कोयले का ज्वलन उत्पन्न करता है। यानी बंद कमरे में अगर कोयले को जलाइएगा तो वहां पे क्या होगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखिएगा, कोयले को जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। अगला जो प्रश्न है, ऊन सदृश दिखने वाले ऊन के सदृश दिखने वाले संश्लेषित रेशे का क्या नाम है? तो होता है एक्रिलॉन। एक्रिलॉन है जो कि देखने में ऊन के जैसा दिखाई देता है। अगला जो प्रश्न है, अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक है। तो अम्लीय वर्षा के याद रखिएगा सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों होते हैं। अगला जो प्रश्न है, वह सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल किसमें होता है? तो शैवाल में। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि मनुष्य में निषेचित अंडे का विकास होता है। तो निषेचित अंडे का विकास जो है कहाँ होता है? तो होता है गर्भाशय में। ऑप्शन 4 गर्भाशय में। अगला जो प्रश्न है, लौह का गैल्वेनीकरण किसकी परत चढ़ाकर किया जाता है? तो लौह का गैल्वेनीकरण जो है जिंक की परत चढ़ाकर किया जाता है। जिंक की, याद रखेंगे Zn होता है, जिंक की परत चढ़ाकर गैल्वेनीकरण किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो नाभिक में पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, जब X गुणसूत्र वाले शुक्राणु डिंब के साथ मिल जाते हैं तो पैदा होने वाला बच्चा होता है। जब X के साथ अगर कोई मिलता है तो वो मादा होगी, क्योंकि X क्या होते हैं? X के साथ X मिलने से, क्योंकि मादा के पास तो X ही होता है और X मिलने से क्या होता है? मादा बच्चे का जन्म होता है। लेकिन जब X और Y मिलेगा तो क्या होता है? नर का जन्म होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन जो है दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ X गुणसूत्र है तो क्या होगा? शुक्राणु जब X मिलेगा तो क्या होगा? मादा पैदा होगा। अगला जो प्रश्न है, एक प्लास्टिक जिसे उष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता, वो कौन सा प्लास्टिक है जिसे उष्मा देने से नर्म नहीं होता है? तो होता है बेकेलाइट। याद रखिएगा बेकेलाइट जो होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है जो उष्मा से नर्म नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्री जल से लवण को दूर करने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी समुद्री जल से लवण को दूर करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं अलवणीकरण। अलवणीकरण। अगला जो प्रश्न है, मोटर के बम्पर और दरवाजे के हैंडल पर क्रोमियम की परत चढ़ी होती है क्योंकि यह जल्दी धूमिल हो जाती है। क्योंकि यह जल्दी धूमिल हो जाती है, याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि सूर्य के बाद पृथ्वी का अगला निकटतम तारा है। तो सूर्य के बाद पृथ्वी का अगला निकटतम तारा है वो कौन है? तो हो जाएगा प्रॉक्सिमा सेंटोरी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी याद रखेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, घर्षण को कम नहीं किया जा सकता। कब नहीं किया जा सकता? यानी सतह को चिकना बनाकर तो घर्षण कम हो जाता है। सतह को खुरदुरा करने से क्या होता है? घर्षण बढ़ जाता है, कम नहीं होता है, जबकि बढ़ जाता है। घर्षण खुरदुरा, सतह को खुरदुरा करेंगे तो घर्षण बढ़ता है।
और यहाँ सतह को स्नेहक लगाकर कम किया जाता है और बाल बेयरिंग के उपयोग से भी घर्षण कम होता है, जबकि सतह को खुरदुरा करने से यहाँ पे अगर खुरदुरा करते हैं तो घर्षण बढ़ता है। और यहाँ पे कम का पूछ रहा है, यानी कम नहीं होता यानी कि बढ़ता है, यानी हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा। प्रशीतित गैस जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, कौन सी गैस है जो ओजोन परत को हानि पहुंचाती है? तो होता है CFC, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला जो प्रश्न है, सर्वाधिक क्रियाशील धातु है, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु जो है सोडियम होती है। सोडियम सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है। अगला जो प्रश्न है, चांद पर बम फटता है तो ध्वनि को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो अगर चांद पे अगर बम फटे तो पृथ्वी पहुंचने में यानी कि ध्वनि यहाँ तक नहीं आ पाएगी, नहीं सुनाई देगी। 20 ग्राम द्रव्यमान की एक पुस्तक को एक मेज पर रखा गया है। मेज पर पुस्तक द्वारा लगाया गया बल ज्ञात करना है, तो बल हो जाएगा 0.2 न्यूटन। इसको याद रख लीजिएगा। अगर 20 ग्राम का अगर कोई पुस्तक है तो उसका बल जो हो जाएगा क्या होगा? 0.2 न्यूटन। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक फाइबर है? प्राकृतिक फाइबर कौन सा ये बताना है। ऊन, नायलॉन, PVC या पॉलीथीन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन जो है ऊन जो है एक प्राकृतिक यानी कि प्राकृतिक रेशा कौन है? ऊन। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से किस गैस का उपयोग आग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो आग को नियंत्रित करने के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, कौन सा सूक्ष्म जीव एड्स का कारण बनता है? कौन ऐसा सूक्ष्म जीव है जो एड्स का कारण बनता है? तो वो होता है वायरस। वायरस से एड्स का कारण बनता है। अगला जो प्रश्न है, सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों को से बनने वाली मिट्टी को कहा जाता है। ये सड़े हुए पदार्थों से बनने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो ह्यूमस कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, वनों की सफाई को कहा जाता है, यानी वनों की सफाई को वनों की कटाई कहा जाता है। वनों की कटाई। अगला जो प्रश्न है, उत्तक मिलकर बनाते हैं, यानी उत्तक जो है मिलकर बनाते हैं अंग। उत्तक के मिलने से क्या बनता है? अंग का निर्माण होता है। दो समतल दर्पणों के बीच, यानी दो समतल दर्पणों को एक एक करके निम्नलिखित कोनों पर रखा जाता है, तो किस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या अधिक होगी? तो हो जाएगा 30 डिग्री कोण पर रहेंगे तो प्रतिबिंब की संख्या अधिकतम होगी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने के लिए आवश्यक समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। इसको क्या करना है? कि बढ़ते क्रम में लिखना है कि कौन कितने दिनों में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे पृथ्वी जो दिया है वो होता है 365 दिन में पूरा करती है, यहाँ पे दिन में। और जो मंगल है 687 दिन में पूरा करती है, मतलब ये लगभग में है। यूरेनस जो होता है वो होता है 84 ईयर्स में, और बृहस्पति है जो 11.86 ईयर में पूरा करती है। तो इसको सही क्रम में अगर लगाते हैं तो देखिए सबसे कम में कौन है? तो पृथ्वी है, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, तब यूरेनस, यानी 2 वाला लास्ट में कौन सा है? तो ये 1 3 4 2। याद रखिएगा कौन कितने दिनों में पूरा करता है। अगला जो प्रश्न है, सीटी ध्वनि पैदा करती है क्योंकि यह हवा कंपन करती है, यह हवा को कंपन करती है। यहाँ पे है, किसी 1 किलोग्राम ईंधन का पूर्ण दहन करने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा को कहा जाता है कैलोरीमान। उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? कैलोरीमान। याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, जंक क्या है? जंक क्या है? तो होता है आयरन ऑक्साइड। जंक जो होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है। अगला जो प्रश्न है, पोषक तत्वों से भरपूर रासायनिक पादप कहलाते हैं, यानी पोषक तत्वों से भरपूर जो रासायनिक पादप होते हैं उसको बोला जाता है उर्वरक, उसे उर्वरक। तो दोस्तों ये रहा आज के पूरे 90 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग का कितना सही गया है।